नाज़रीन, आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि हड्डियों में भी टीबी हो सकती है। जी हाँ, हड्डियों में भी टीबी हो सकती है और इस बीमारी से नावाकिफ़ियत परेशानी का बाइस बन सकती है। तो आज डॉक्टर सुहेल का प्रोग्राम इसी बीमारी के तई लोगों में बेदारी लाने के लिए है और इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सके, इसी के बारे में डॉक्टर सुहेल बता रहे हैं। नाज़रीन आदाब, मैं साइज खान आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक विद सुहेल खान के साथ। सुहेल खान, हमारे प्रोग्राम हेल्थ टॉक विद सुहेल खान में आपका इस्तकबाल है। सुहेल खान, हमें नाज़रीन ने जो अभी हमें जो अपनी तशवीश का इज़हार किया है वो है बोन में होने वाली टीबी। एक्चुअली में बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं या लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो इस तरह के अमराज से मुब्तला है और वो इससे आप निजात हासिल करने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि ये एक्चुअली में टीबियाँ तो मैं लंग्स में और स्टमक्स में सुनने को मिली है आज तक, ये बोन में टीबी मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने मेल चेक किया व्यूवर्स का, तब हमें इसका एहसास हुआ कि ये बोन में भी टीबी होती है। तो एक्चुअली में ये है क्या और कैसे होती है और किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस ये एक किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बोन में कई किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। कोई भी सर्जरी के बाद या कोई भी ट्रॉमा यानी लगने के बाद या कभी कभी कहीं पे खून जमा हो गया और पेशेंट का इम्यूनिटी कम रहेगा तो उसमें वो ब्लड की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है बोन में और इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। उसमें से एक इन्फेक्शन रहता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बॉडी के कोई भी हिस्से को इन्फेक्शन कर सकता है। सबसे कॉमन चेस्ट टीबी है, इसलिए वो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। जैसे आपने बताया कि सेकंड मोस्ट कॉमन है कि पेट का टीबी हो गया। आंतड़ी का जो ट्यूबरक्यूलोसिस रहता है वो भी काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलता है, बट बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि बोन में भी ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। ओके, तो ये मतलब कैसे ऐसा सिम्टम्स क्या है और कैसे लोगों को पता चलता है कि उनको बोन में टीबी हुआ है और आप लोग कैसे उसकी जांच करते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल सा मरीज़ जो आता है दर्द की शिकायत लेके, तो कैसे आप लोग पता चलता है कि नहीं ये तो इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं हड्डियों की, ये टीबी है? जब भी हम पेशेंट्स को चेक करते हैं और पेशेंट्स का जो मेन कंप्लेंट जब रहता है कि मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि ये जो टीबी है ये भी बोन में कोई कोई बोन्स में कॉमन है, जैसे कि स्पाइन में कॉमन है, हिप्स में यानी खुबे में कॉमन है और बाकी भी जॉइंट्स में होता है, बट इतना कॉमनली नहीं होता है। जब पेशेंट आता है और बोलता है कि मुझे इस जॉइंट में पेन है, तो हम कई सवालात पेशेंट से करते हैं, जैसे कि ये पेन कितने दिनों से। अगर पेशेंट बहुत दिनों से है, मान लो 6 महीने से या 8 महीने से, और इस 6-8 महीने में पेशेंट्स का खाना कम हो गया है, वजन कम हो रहा है, जो कि नॉर्मल हम चेस्ट टीबी में भी देखते हैं। हाँ, जब हम चेस्ट टीबी भी रहता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि पेशेंट का वजन कम होना शुरू होता है, उसको भूख लगना कम हो जाती है। सिमिलर जो सिम्टम्स है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं, यानी ये शरीर में होने वाले सिम्टम्स है। ओके, ये भले फिर टीबी बोन में हो, टीबी लंग्स में हो, टीबी इंटेस्टाइन में हो, कहीं पे भी हो, बट उसका जो शरीर पे जो असर आता है वो सब तरफ सेम होते हैं। तो इसलिए जब पेशेंट्स बोलता है कि मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मान लो कहीं पे पैर में अगर दर्द है और पैर का साइज कम हो चुका है, जैसे ये एक तरफ की मांडी नॉर्मल है और एक तरफ की जो थाई मसल है यानी मांडी जो है वो पतली हो गई, तो फिर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये नॉर्मल सी बीमारी नहीं बल्कि टीबी हो सकती है। तो ये मतलब क्या टीबी में होने में तो क्या वो बॉडी कम हो सिकुड़ती है? इसका क्या रीज़न, क्यों ऐसा क्यों होता है? टीबी जब भी कोई जॉइंट में होता है तो वो जॉइंट के आसपास के जो मसल्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। जब ये मसल्स काम करना बंद कर दे तो उनमें वेस्टिंग यानी उनका जो साइज है वो कम हो जाता है। जैसे कोई पैरालिसिस का पेशेंट रहेगा, अगर पैरालिसिस हुआ है तो उसके बाद आप देखेंगे उनका पैर का जो सरकमफरेंस जितना रहता है पहले, तो वो पैर पतला होना शुरू होता है। जैसे आप कोई आदमी अगर जिम कर रहा है तो उनका जो मसल है वो बढ़ना शुरू होता है। ये तो मसल और घटना और बढ़ना ये मसल के काम करने पे है।
जब ये टीबी होता है कोई भी जॉइंट में, तो आसपास के मसल काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो साइज है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आप देखेंगे तो उनका पैर पतला लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये जो बीमारी है वो किस सूरत में होती है और किन एज ग्रुप में वो ज़्यादा इफेक्टिव डालती है, इसके बारे में रोशनी। एज ग्रुप आप देखेंगे तो यंग एज ग्रुप में भी होता है, मिडिल एज ग्रुप में भी होता है और ओल्ड एज ग्रुप में भी होता है। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन से एज ग्रुप में, क्योंकि टीबी भी इतना कॉमन है, बच्चों में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है और ओल्ड एज पेशेंट्स में भी होता है। जनरली जब ये टीबी बोन में होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को इम्यूनिटी जो है उसका कम है। इंडिया में टीबी ये एंडेमिक बैक्टीरिया है, इसका मतलब है कि हवा में ही टीबी है। अच्छा, हमारे यहाँ पे हवा में ही टीबी है। तो जब लोग बोलते हैं कि मुझे हाँ वो टीबी का पेशेंट मेरे पास आया था उसी की वजह से हुआ, ऐसा जरूरी नहीं। कोई टीबी का पेशेंट आपको बिना मिले, आपको उनके टीबी के बैक्टीरिया से आपका इन्फेक्शन बिना हुए, सिर्फ हवा से भी टीबी हो सकता है अगर आपके बॉडी का इम्यूनिटी लो हो गया। अच्छा, हवा से भी हो सकता है। यस, क्योंकि हवा में भी टीबी है। अच्छा, अपने इंडिया में टीबी इतना कॉमन है कि आप हवा में भी टीबी है, सब तरफ टीबी है, बट वो तभी आपके बॉडी को अफेक्ट करता है जब आपकी प्रतिकार शक्ति, उसको फाइट करने की जो कैपेसिटी है, अगर वो कम हो गई तो फिर पेशेंट्स को या वो आदमी को टीबी होना शुरू होता है। नहीं ठीक है, एनवायरनमेंट की तो एक प्रॉब्लम्स है। एनवायरनमेंट के अलावा क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आबोहवा बहुत क्लियर है, साफ है, वहाँ पे भी लोग को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसका बेसिक कॉज क्या है, मतलब वजूहत क्या है उसकी जो लोगों को हो रही है? एनवायरनमेंट यानी पोल्यूशन की वजह से टीबी नहीं होता है। अच्छा, हाँ, वो एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो धूल है, ये पोल्यूशन है, उसकी वजह से टीबी होता है। टीबी एक बैक्टीरिया है, ये एयर में एरोजोल्स बोलते हैं, यानी जब भी कोई आदमी टीबी का पेशेंट जब छींकता है तो छींकने की वजह से हवा में टीबी के जंतु चले जाते हैं। बट इंडिया में इतने सारे टीबी के पेशेंट्स हैं कि उनके वजह यानी काफी पेशेंट्स की वजह से एरोजोल यानी एयर में भी थोड़े थोड़े बैक्टीरिया ऑलरेडी है। अच्छा, आप क्लियर एयर में भी जाएंगे, आप गांव के भी एयर में जाएंगे तो वहां पे भी आपको टीबी के पेशेंट्स मिलेंगे, क्योंकि वहां के भी हवा में टीबी के बैक्टीरियाज है। कितना भी क्लियर हो, भले वहां पोल्यूशन ना हो, बट फिर भी टीबी का बैक्टीरिया रहता है। अभी हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम रोज टीबी का बैक्टीरिया इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल, यानी हम अंदर ले रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं। नॉर्मली जैसा कोई भी हेल्दी पेशेंट, हेल्दी इंडिविजुअल है, किसी का भी हेल्थ अच्छा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी भी उनको टीबी नहीं होगा। अच्छा, टीबी तभी होगा जब उनका इम्यूनिटी कम हो चुका है, और अगर इम्यूनिटी कम हो गया तो ये टीबी कहीं पे भी हो सकता है। ज्यादातर कॉमन वो लंग्स में होता है। हाँ, मतलब ये कि ये एक मिथ जो है लोगों को भूल जाना चाहिए कि टीबी जो है कुछ गलत चीज़ों एक खाने पीने से भी होती है। तो मेरे ख्याल से ये हवा में है और एक बैक्टीरिया है जो लोगों के बॉडी को इफेक्ट डालता है। तो सवाल डॉक्टर साहब, ये सवाल पैदा होता है कि अभी जब जो मिथ है कि आप सिगरेट पी रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि इस वजह से वो लोगों को टीबी हो गया, तो क्या ऐसा भी ये मिथ है या इसकी भी कुछ सच्चाई है? जब भी हम सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने की वजह से उनके लंग के जो खून का जो सप्लाई रहता है, सिगरेट में क्या रहता है, निकोटीन रहता है, तो उनका जो खून का जो सप्लाई रहता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि निकोटीन ये जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, जो खून को लेके जाने वाली जो नली रहती है उसको पतला सिकुड़ देते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होता है। कोई भी जगह का जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उसका टॉक्सिन्स निकालने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए सिगरेट पीने वालों में ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, सिगरेट पीना, दारू पीने से क्या हो जाता है, बॉडी की भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। हाँ। इसलिए भी ये लोगों में आप देखेंगे ज्यादा होता है। मतलब मेन कॉज नहीं है, मेन कॉज नहीं है, बट एक्सेसरी कॉज जरूर है। हाँ। तो ये तो खैर टीबी एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है इंडिया में हमेशा से। ट्रीटमेंट मतलब बोन में जो टीबी हो रही है उसका ट्रीटमेंट कैसा है? क्योंकि वैसे तो आजकल कुछ मेडिसिन निकली हुई हैं लंग्स को लेकर या स्टमक को लेकर के, बोन का ट्रीटमेंट किस तरह कर पाते हैं आप लोग और कैसे इसका डायग्नोज होता है? पहले तो ये पता रहना चाहिए कि टीबी हुआ कहाँ पे है। जब पेशेंट्स को बहुत दिनों से कमर का दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है 6 महीने से 8 महीने से, और उनके एक्सरे में अगर थोड़ा सा भी ऐसा सवाल आ जाता है कि ये टीबी रह सकता है, तो एमआरआई करके वो डायग्नोज करते हैं कि ये टीबी है क्या नहीं।
एमआरआई में अगर हमको दिख जाता है कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन है, पस बन गया है, तो जैसे हम बायोप्सी लेते हैं वैसे इसमें वो पस का जो है पस निकाल के उसको टेस्टिंग को भेजा जाता है। कई बार वो टेस्ट में अगर निगेटिव भी आता है तो भी इंडिया के अंदर ये मान के चलते कि अगर कहीं पे स्पाइन में या कहीं पे जॉइंट्स में अगर पस बना हुआ है और बहुत दिनों से है, पेशेंट का वेट लॉस हुआ है, उनका खाना पीना कम हो गया है और उनका टीबी का बैक्टीरिया भले ही वो पस में ना दिखे तो भी प्रिएम्प्टिवली, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, यानी बिना टीबी का 100% डायग्नोसिस किए बगैर भी टीबी की दवाई 1 महीने के लिए शुरू कर देते। इससे ये फायदा होता है, एक तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट को टीबी है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, भूख लगना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। अगर मान लो 1 महीने की टीबी के ट्रीटमेंट के बाद भी उनको ठीक नहीं लगता है तो फिर कभी कभी हमको ऑपरेशन करके भी देखना पड़ता है कि ये सच में हम जो दवाई दे रहे हैं ये टीबी ही है या और कोई बीमारी है। अच्छा, टीबी के लिए भी सर्जरी लाजमी है या मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है? नहीं, टीबी के लिए जो है मेडिसिन इतने इफेक्टिव है, पर जो लंग के जो मेडिसिन है, जो 6 महीने के लिए 4 मेडिसिन का जो कोर्स रहता है वही सिमिलर कोर्स बोन टीबी के लिए भी रहता है। बट बोन टीबी में 6 महीने का कोर्स नहीं रहता है, 12 महीने, 18 महीने, 16 महीने, यानी लंबा कोर्स रहता है, क्योंकि बोन का जो इन्फेक्शन है वो जल्द से जाएगा नहीं। अच्छा, बट दवाइयाँ वही हैं, सिर्फ एक इंजेक्शन एडिशनल दिया जाता है। वो जो नॉर्मल जो टीबी की डॉट्स की जो दवाइयाँ मिलती है हॉस्पिटल्स में, उसके अलावा एक इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन 1 से 2 महीना दिया जाता है और फिर वही मेडिसिन जो 6 महीने चलानी है उसको 12 से 18 महीने चलाया जाता है। अच्छा, मान लीजिए टीबी किसी के पैरों में हुई है और पैर जो पतला हो गया, तो क्या वो मेडिसिन से फिर वो अपनी जगह पे आ पाता है या फिर उसके लिए कुछ और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? अगर मान लो किसी को घुटने के अंदर टीबी हो गया और वो पैर पतला हो गया है, जब भी हम टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहले 1 महीने 1.5 महीने में सिर्फ पेन और सूजन ही कम होता है। पहले 1-1.5 महीने के लिए उनके पैर को कंप्लीटली रेस्ट दिया जाता है, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं करते, तो पहले 1-1.5 महीने में तो उनके साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। बट जैसे जैसे हमको ये यकीन आना शुरू होता है कि अभी हमारी मेडिसिन अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो उसके बाद फिजियोथेरेपी किया जाता है। 1 से 1.5 साल बाद आप देखेंगे कि काफी हद तक, यानी ऑलमोस्ट 90% तक उनका जो पैर का साइज है वो जैसे पहला पैर था उतना हो गया रहता है। तो टीबी का ट्रीटमेंट अगर आपका परफेक्टली सही जा रहा है तो जो पहले जैसा पैर था वैसा होने में कोई भी मुश्किलात नहीं है। तो मतलब आ सकता है? आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता हाँ, नाज़रीन को ये मेरा खास समझ में आना चाहिए कि अगर टीबी है भी अगर बोन में तो वो उसका इलाज प्रॉपर कर सकते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूवर को आप टीबी से मुतालिक कि ये किस तरह उसको आइडेंटिफाई करें, किस तरह उसको प्रिकॉशंस लें, किस तरह उसका ट्रीटमेंट करवाएं और क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपनाएं? सबसे पहले तो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन यानी टीबी होने ही ना दे। वो नहीं होने के लिए अपने बॉडी को फिट रखे और बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना उसको बरकरार रखे। टीबी हमने देखा है कि ऐसे ही पेशेंट्स में होता है जिनमें इम्यूनिटी कम है, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होता है, या तो कोई जिनको पहले से ही कोई बीमारी हो जैसे अस्थमा हो, कैंसर हो, तो ये पेशेंट्स ने खास करके ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी बीमारी कंट्रोल में आप रख पा रहे कि नहीं रहे। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है और इम्यूनिटी अच्छी रख रहे, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए। अगर आप दोनों भी चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपको कभी टीबी होगा ही नहीं। मान लो कि कभी ऐसा लगता है कि मुझे टीबी होने के चांसेस है तो डेफिनेटली आपको चेक करवाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पहले एक्सरे करते हैं, एक्सरे के बाद एमआरआई करते हैं, फिर एमआरआई के बाद में वो वहाँ से जो पस रहता है या जो भी मान लो हड्डी में कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो हड्डी का टुकड़ा निकाल के भेजा जाता है। अगर उसमें ऐसा लगता है कि टीबी है तो उसका जल्द से जल्द अगर इलाज कराते तो पूरी तरीके से अच्छा होना पॉसिबल है। अच्छा, कभी ऐसा मौका आता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या कहीं चोट लग गई हड्डियों में, तो वो क्या जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन भी क्या टीबी का रूप ले सकता है या वो ये सिर्फ मिथ है? कम चांसेस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि होगा ही नहीं। अच्छा, चांसेस कम है। मान लो किसी को लग गया है और वहाँ पे खून जमा हो गया और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जो कि बहुत सारे बार बच्चों में होता है। ओके। 15 साल के नीचे के जो बच्चे रहते हैं उनमें अगर लग जाता है तो हड्डी जो रहती है वो बहुत ही कमज़ोर रहती है। दूसरा, उनको सर्दी का जो इन्फेक्शन रहता है
या पेट में इन्फेक्शन रहता है, ये बच्चों में बहुत कॉमनली रहता ही है। अच्छा। तो ये ब्लड में से फैलने के चांसेस, जहाँ पे लगा है वहां के ब्लड में अगर ये इन्फेक्शन फैल जाता है, सर्दी का इन्फेक्शन अगर फैल जाता है, तो वहां पे बोन का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। बट वो टीबी का ही इन्फेक्शन होगा क्या, उसके चांसेस बहुत कम है, 10% से भी कम। अच्छा, टीबी की मतलब जो प्रॉब्लम है जो होती है बोन में जो होती है, वो आम टीबी से कितनी अलग है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसका ट्रीटमेंट जो बताया कि है वो आम टीबी को ठीक करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या बोन की? डेफिनेटली जो बोन का टीबी रहता है उसमें ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 6 महीने का टीबी का दवा बोन टीबी पे असर नहीं करता है। इसमें आपको 12 से 18 महीने दवा लेना पड़ रही है। इसी का मतलब है कि बोन टीबी जल्दी जाएगा नहीं। अच्छा। दूसरा, अगर ये स्पाइन में हुआ टीबी है तो सिर्फ हमको बोन का इन्फेक्शन पे नज़र ना रखते हुए ये भी नज़र रखना है कि पेशेंट का पैर का ताकत तो नहीं कम हो रहा है, क्योंकि स्पाइन में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे बहुत सारी नसें रहती है जो हमारे पैर को सप्लाई करती है। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि पेशेंट्स आए हुए और दोनों पैर में उनके पैरालिसिस हो गया है, और फिर हमने डायग्नोज किया स्पाइन का एमआरआई जब किए तो उसमें समझ में आता है कि ये पेशेंट को तो ट्यूबरकुलोसिस है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी इनिशियली मेडिसिन दे के देखते हैं और फिर देखते कि उनके पावर पैर में वापस से आ रही या नहीं आ रही। बट अगर पैर की ताकत आना शुरू नहीं होती है टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करने के बावजूद, तो ऐसे कंडीशंस में ऑपरेशन करना कंपलसरी है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट होता है, टीबी हुई किसी को ट्रीटमेंट हुआ तो क्या उसका पैर या हाथ जहाँ पर भी ये होता है, तो क्या वो उस पोजीशन पे नॉर्मल आ पाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ पाता है, या उसको टाइम लगता है, और या क्या तरीका है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने का? डेफिनेटली टीबी का आज जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें जैसे फंक्शनली आदमी जैसे पहले था वो पोजीशन में आ सकता है। कोई उसमें ये नहीं है कि 100% जब आपका इलाज हो जाता है तो आपका हाथ जैसे पहले था। अगर हाथ में टीबी होता है, बहुत सारे लोगों को रिस्ट में टीबी हो जाता है, तो रिस्ट में अगर टीबी हुआ है तो जैसे पहले था ऑलमोस्ट 90 to 100% वापस से सेम पोजीशन में आ सकता है। बट टीबी का इलाज जल्दी शुरू होना चाहिए और सही ड्यूरेशन का रहना चाहिए। तो इलाज मतलब वो मेडिसिन से ही हो पाएगा, या नॉर्मल पोजीशन लाने के लिए सर्जरी भी ज़रूरी है, या उस पैच को निकाल के फिर जैसे रिप्लेसमेंट का बोन रिप्लेसमेंट के जो तरीका है वो अपनाया जाता है? अलग अलग इन्फेक्शंस जो बोन में होते हैं उनमें ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन से भी ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत रहती है। बट टीबी एक अलग किस्म का इन्फेक्शन है। ये टीबी के इन्फेक्शन में आप सिर्फ मेडिसिन देंगे तो भी पेशेंट का ठीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% है। सिर्फ 10% पेशेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट आमतौर पे जो बोन के इन्फेक्शंस होते हैं उसमें 100% पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और टीबी में सिर्फ 10% पेशेंट को। क्यों? क्योंकि टीबी की जो दवाइयाँ आज अवेलेबल है वो इतने इफेक्टिव है। अच्छा, ये ट्यूमर और टीबी, ट्यूमर में जो पार्ट्स में अगर हुआ है ट्यूमर तो वो डैमेज होता है, तो टीबी में क्या डैमेज नहीं होता? उसमें क्या इफेक्ट डालता है वो टीबी जो है वो बॉडी के उस पार्ट में जहाँ पर ये हुआ है, जैसे बोन में खासतौर से? ट्यूमर जब बोन में होता है तो हमारे लिए ये कंपलसरी रहता है कि वो ट्यूमर निकाल दिया जाए, और जब ट्यूमर निकालते हैं तो सिर्फ उतना ही पोर्शन नहीं निकालते, उसके आजू बाजू का जो नॉर्मल बोन है वो भी निकाला जाता है। बट टीबी में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो एक किस्म का पस रहता है। पस रहता है? हाँ, तो वहां पे हड्डी में पस बन जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन है। तो वो आइदर वो पस निकाला जाता है या दवाई दे के ही वो पस को ड्राई किया जाता है। तो दवाई से भी ये पॉसिबल है कि पूरा के पूरा इन्फेक्शन दब जाएगा और पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, टीबी के जो ट्रीटमेंट है मेरे ख्याल से वो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, या उसके लिए मरीज़ों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या पे करना पड़ता है, उसी तरह से हो जाता है? नॉर्मल ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ जो है वो 4 टैबलेट्स आपको दिन में रोज़ लेना है। उसके अलावा भी एसिडिटी की मेडिसिन लेना पड़ते हैं, कुछ मल्टीविटामिन लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है। तो रोज़ का रोज़ और डिसिप्लिन्ड ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज मेडिसिन लिए कल नहीं लिए फिर मैं परसों मेडिसिन लूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो जो टीबी के बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब है कि वही बैक्टीरिया वही मेडिसिन उनके ऊपर काम नहीं करेंगे। ऐसा सिचुएशन सबसे डेंजरस सिचुएशन है। इसको MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं।
इसमें जो नॉर्मल टीबी के मेडिसिन है, अगर वो टीबी पे काम नहीं कर रहे तो फिर टीबी से बचना मुश्किल है। इसलिए मैं मेरे पेशेंट्स को और व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपका या आपके आसपास कोई भी टीबी से अगर डायग्नोज हुआ है तो उन्होंने मेडिसिन में डिसिप्लिन, मेडिसिन तो लेना है और उसमें डिसिप्लिन भी रखना है। डिसिप्लिन मतलब रोज का रोज सही टाइम पे वो मेडिसिन लेना जरूरी है और एक लंबे टाइम तक लेना है, तो मेहनत तो डेफिनेटली करनी होगी। ट्रीटमेंट के दौरान मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत पड़ती है या घर पे भी आदमी ट्रीटमेंट ले सकता है इसकी? पहले 4 से 5 दिन जब टीबी का मेडिसिन हम पेशेंट्स को देते हैं तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, उनको कभी रैश आ जाती है या कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन की एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में पहले 4-5 दिनों तक अगर टीबी डायग्नोज हुआ है तो सिर्फ मेडिसिन आपको सूट करने तक आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे हुए बेहतर है। अच्छा, 4-5 दिन में हमको ये समझ में आता है कि ये पेशेंट को ये मेडिसिन सूट की है और वो मेडिसिन हमको अभी 1 से 1.5 साल तक देनी है, तो ये 1 से 1.5 साल पेशेंट को एडमिट रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले ऐसा होता था कि पेशेंट्स को 1-1.5 साल तक एक ही पोजीशन में बेड पे रखा जाता था, बट आजकल वो नहीं होता है। अगर स्पाइन में भी टीबी डायग्नोज होता है तो बेल्ट्स आते हैं, ब्रेसेस आते हैं जो स्पाइन में लगाए जाते हैं और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। 1 महीने के रेस्ट के बाद पेशेंट उठ के चलना शुरू करता है। 3 महीने 3.5 महीने में भले ही टीबी पेशेंट के बॉडी में से ना गया हो, बट पेशेंट नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग अपने अपने ऑफिसेज में, जॉब में जाना शुरू कर देते हैं। 1 से 1.5 साल बाद हम ये कंफर्म करते हैं एमआरआई वापस करा के कि टीबी पूरी तरीके से खत्म हुआ है, तभी मेडिसिन स्टॉप करते हैं। अच्छा, जो पेशेंट जो है वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के अलावा उनको और क्या चीज़ें प्रिकॉशन लेना चाहिए, फूड किस तरह का होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उनकी, ज़रा उसके बारे में बताइए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस ये इम्यूनिटी कम होने वाली बीमारी है, तो जब आप हर पेशेंट को जब टीबी होता है तो उनका ये सॉल्यूशन ही ये है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यानी अपने अंदर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए, डाइट में जो चेंजेस करने चाहिए वो है कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन डाइट मतलब खाने में एग्स या पनीर या पल्सेस जिसको हम कडधान्य जिसको बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रहने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। विटामिन्स यानी विटामिन डी है जो धूप में जाने से मिलता है, विटामिन B12 है जो कि बहुत सारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में और नॉन वेजिटेरियन फूड्स में मिलता है, वो लेना शुरू करना चाहिए। यानी जो भी टीबी का पेशेंट है उनका डाइट जो है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, जो कि डॉक्टर ही सुझाव दे सकता है। अगर वो ये डाइट परफेक्टली ले रहे और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे तो डेफिनेटली टाइम से जल्दी भी टीबी हील हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे एक नॉर्मल जो माँ या घर में जो पेरेंट्स हैं या घर के जो लोग हैं, वो कैसे मालूम कर पाएंगे कि उनके जो साथ में लोग हैं, उनके दर्द हो रहा है पैर में, वो टीबी है या कोई और है? उसका मतलब कितना किस तरह से वो आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ को? अगर कोई भी घर में किसी को भी दर्द बहुत लंबे ड्यूरेशन तक है, अगर 1-2 दिन का दर्द है या 15-20 दिन का दर्द है तो वो टीबी रहने का उसका चांस एकदम कम है। बट अगर किसी का दर्द 3 महीने से है, कोई बोलते हैं हमारा दर्द 6 महीने से, 9 महीने से, और आप देख रहे हैं कि उनकी जो तबीयत है, उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कम होते जा रहा है, उनका वजन जो है वो कम हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली एक बार तो ये ध्यान में आना चाहिए कि ये नॉर्मल चीज़ से कुछ अलग हो रहा है, इन्फेक्शन भी रह सकता है, तो उसका जांच पहले से कराना चाहिए। तो ये नॉर्मल एक्सरे से ही ये पता चल जाएगा या इसके लिए क्योंकि अलग से कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं? एक्सरे में ये जल्दी पता नहीं चलता है। एक्सरे में सिर्फ ये समझ में आ जाता है कि हड्डी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि टीबी का जो पस है वो एक्सरे में नज़र नहीं आता है, तो इसके लिए अलग टेस्ट रहता है एमआरआई। एमआरआई में हमको आसपास अगर पस नज़र आ रहा है तो फिर इसके ऊपर ब्लड टेस्ट होते हैं सबसे पहले, तो ब्लड टेस्ट में भी ये पता चल जाता है कि ये टीबी रह सकता है। अगर ये सब है, एक सस्पिशन है, एमआरआई में, ब्लड टेस्ट में ये सिर्फ हमको एक सस्पिशन हो रहा है कि ये टीबी रह सकता है, बट कंफर्म नहीं है कि ये टीबी है। अगर कंफर्म करना है तो अंदर से हमको पस निकालना है, वो पस को अलग अलग टेस्ट के लिए, टेस्टिंग के लिए भेजना है। कभी कभी हड्डी निकालनी है जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं, जैसे ट्यूमर में होता है वैसे ही टीबी में भी होता है कि टीबी में भी हमको टुकड़ा निकाल के भेजना पड़ता है, और वो जांच के बाद ही हम कंफर्म बता सकते हैं कि टीबी है या नहीं। अक्सर मतलब कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है कि वो डॉक्टर भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ऐसी सिचुएशन में
मरीज़ों को, उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और कहाँ पे टेस्ट कराना चाहिए, किस तरह का टेस्ट कराना चाहिए? ये हुआ है कि बहुत सारे बार डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पाते कि ये अर्ली टीबी है। टीबी को जल्दी पता करना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने पहले पूछा कि 100% ठीक होता है क्या? अगर टीबी पहले 3, 4, 6 महीने के अंदर डायग्नोज हो जाता है तो 100% ठीक हो सकता है। बट अगर टीबी मालूमात होने में, टीबी डायग्नोज होने में अगर लेट हुआ, मान लो 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जॉइंट पूरा तरीके से खराब हो गया और फिर हमको समझ में आ गया कि ये टीबी है, तो 100% ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक आध बार भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन ट्रीटमेंट लिए, 1 महीना ट्रीटमेंट लिए और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक सेकेंड ओपिनियन लेना ज़रूरी है। हमेशा कोई भी बीमारी जहाँ पे आप अगर महीने महीने तक ठीक नहीं हो रहे, तो एक सेकेंड ओपिनियन, कभी भी जब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया जाता है, कोई भी हर डॉक्टर ही हर चीज़ बता पाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी जो किसी को दूसरे को समझ में आता है, हो सकता है कि आपको ना समझ आए। तो मैं मेरे काफ़ी पेशेंट्स को ये एनकरेज करता हूँ कि नहीं, कोई अगर पेशेंट है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं मेरे पेशेंट्स को एनकरेज करता हूँ कि आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। कभी कभी उनके व्यूज से, दूसरे डॉक्टर के व्यूज से भी अपने व्यूज चेंज हो जाते हैं। हाँ, देखिए नाज़रीन, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉब्लम है या कहीं दर्द हो रहा है, तो प्रॉपर जगह उसका टेस्ट कराइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है जगह पर, तो एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो मर्ज़ है, वो डॉक्टर ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वही तरीके से दे पाएँ। नाज़रीन, अब हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए और अपने ईमेल्स हमें प्रॉपर भेजते रहिए। ईमेल भेजने के लिए हमारा एड्रेस है healthtalk@gmail.com और व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 9225545355। डॉक्टर सुहेल भी आपसे बात करना चाहेंगे और आप भी उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, इसलिए उनका नंबर नोट कीजिए और उनको कॉल कीजिए। उनका नंबर है 7798793456 पे। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।